किया था कि हवन से वायु शुद्ध को प्रथम, फूफा जी का नंबर है आपके पास? मैं उन्हें मैसेज करता हूँ। हाँ, अगर नंबर हो तो उनको मैसेज कर दो कि वो ज्वाइन कर लें। मैं एक बार फिर से मैं कर देती हूँ, ठीक है? फूफा जी आप ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, बच्चों आ जाओ, पीछे बैठो। I can hear you. अरे तो खाली की बात नहीं है, अभी कोई आ गया तो क्या बताओगी, बताओ। अरे तो 1 घंटा में आधा घंटा और रुको, चलो 11 बजे जाना, आधा घंटा और रुक जाओ, जाओ। लिंक करके दोबारा ज्वाइन। और कौन था? कोई हमारे काउंसलर जुड़े हैं अभी तक? विनीत सर? Yes, I can hear you, ma'am. I am Colonel Mishra speaking. ओ हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग Good morning. Good morning. Jai Hind. सर। हमारे बच्चे कुछ जुड़ गए हैं। Okay. और आप को सुनने के लिए बहुत उत्साहित है। ये सब आर्मी में जाना चाहते हैं, तो Okay. यहाँ दिख रहे होंगे। और बहुत सारे हाँ हमारे स्कूल जुड़े हैं पूरे यूपी से।
अच्छा तो अच्छा। हाँ, तो आपकी सेम फोटो नहीं आ रही है, मैं लीव करके फिर से ज्वाइन करती हूँ, देखती हूँ। हाँ नहीं, आई कैन सी यू, आई कैन हियर यू। नमस्ते। नमस्ते मीरा सर। यस शिखा, आई कैन सी यू। जी जी। आपका होता है। अब सर, पहले हम जानना चाहेंगे और हमारे बच्चे भी ये जानना चाहते हैं कि आपका कैसा सफर रहा और आप कैसे आर्मी आपने ज्वाइन की। आप तो और हम और जो पार्ट उसमें बने और बने ही बने, साथ में वो कहीं भटके नहीं। तो जो वो बनना चाहते हैं, उनका जो सपना है वो सपना पूरा हो, और वो बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा है। कहाँ गई स्पीकर जाने वाला? कहाँ गई? यू कैन हियर मी? यस सर, आप यू आर ऑडिबल। ओके ठीक है। तो मधुरिमा जी का क्वेश्चन मैंने पूरा सुना नहीं, बस मुझे इतना समझ में आया कि आई हैव टू इंट्रोड्यूस एंड द वे माय जर्नी स्टार्टेड। मेरा जर्नी जब शुरू हुआ तो सबसे पहले तो बच्चों, आपको सबको शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग और जय हिंद। मैं भी आप लोगों की तरह ही छोटे स्कूल का और सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, और वहीं से शुरू हुआ जर्नी। लेकिन मन में ये विश्वास था कि कुछ ना कुछ बनना है, और उसके लिए पूरा ही जो फोकस है शुरू से। आप लोग अभी 6 to 8 स्टैंडर्ड के हैं, तो शुरू से आप लोगों के तब से शुरू हुआ। और मैं मध्य प्रदेश उज्जैन जिले के अंदर एक छोटे सरकारी स्कूल का ही पढ़ा लिखा हूँ। और वहाँ उस समय 11th बोर्ड होता था। 11th बोर्ड करके एंड उसके बाद बीएससी किया मैंने, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स साइंस से। और उसके बाद मैंने आर्मी ज्वाइन किया एज ए जवान इन 1981। जून 1981 में मैंने बी आफ्टर ग्रेजुएशन, उस जमाने में ग्रेजुएशन होके जवान में जाना मतलब काफी ये होता था कि ग्रेजुएशन कर लिया तो फिर जवान में क्यों जाना। ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी जर्नी, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। और ये काम तो अपनी देश सेवा से जुड़ा हुआ है। तो एक सबसे जूनियर रैंक जो होता है आर्मी में, जवान से ज्वाइन किया। लेकिन दिमाग में ललक थी कि जो भी डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है उसके सबसे उच्चतम स्तर तक पहुंचने की अपनी पूरी कोशिश करना है। तो वहीं से जर्नी शुरू हुआ। मैंने आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल अहमदनगर, जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ पे ज्वाइन किया। 6 महीने का बेसिक ट्रेनिंग जो कि काफ़ी टफ होता है। उसमें कई लोग, हम 3 लोग एक साथ इंदौर से भर्ती हुए थे, 3 में से एक शुरू में ही वहाँ से छोड़ के चले गए वो, बिना किसी को बताए। तो थोड़ा टफ है। लेकिन अगर आपके मन में जुनून है, पागलपन है, तो आप अभी से उसको अपने मन में धारण कर सकते हैं।
तो अहमदनगर में मैंने बेसिक ट्रेनिंग किया। उसके बाद टैंक का ट्रेनिंग, जो कि टैंक आपने वीडियो में या मूवीज में देखे होंगे, तो टैंक का ट्रेनिंग किया। और उसके बाद मैं, मेरी पहली यूनिट जो कि 45 कैवलरी थी आर्मर्ड कोर में, वो मैंने ज्वाइन किया बांग्लादेश बॉर्डर पर। क्योंकि उन दिनों बांग्लादेश का युद्ध खत्म हुए सिर्फ 10-11 साल ही हुए थे। तो उस यूनिट ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में हिस्सा लिया था, और मैं उस यूनिट को ज्वाइन किया। और वहां से उनके साथ मुझे वार हीरोज, जो कि वार में एक्चुअल में लड़ाई लड़े थे लोग, उनके साथ सर्विस करने का मौका मिला। और उस यूनिट में तकरीबन 6-7 साल सर्विस, 5 साल करने के बाद देन आई एस्टेब्लिश माई सेल्फ। तब लगा कि अब आगे बढ़ने का टाइम है। तो फिर मैंने क्लर्क में ज्वाइन किया। वहीं इंटीरियर एग्जाम होता है, एग्जाम देके। और उस जमाने में ये गूगल, मोबाइल, ये सब नहीं होते थे, तो एक्सपोजर बहुत कम होता था। या तो पेपर अखबार पढ़ के होता था, या किसी के वर्ड ऑफ माउथ से, किसी से सुन के। तो वहां से मैं क्लरिकल कैडर में कन्वर्ट हुआ। और उसके बाद मैं 63 कैवलरी जोधपुर में राजस्थान बॉर्डर पे ज्वाइन किया। और वहां भी तकरीबन 8 साल सर्विस करने के बाद मैंने इंडियन आर्मी में कमीशन लिया। क्योंकि पढ़ाई जारी रखी, अपने दिल की जो, मन के अंदर जो एक आग होती है, उसको बुझने नहीं दिया। सबसे बड़ी चीज वही है कि अंदर आप कोई भी काम करते हैं, लेकिन अंदर आपकी जो विश है, जो इच्छा है, वो खत्म नहीं होना चाहिए। तो उसको बुझने नहीं दिया। तो तकरीबन मेरा 13-14 साल नौकरी हो गया था। उसके बाद मैंने कमीशन लिया एज ए सेकेंड लेफ्टिनेंट। आज की डेट में लेफ्टिनेंट कमीशन होता है, उस जमाने में 1 स्टार होता था। तो सेकेंड लेफ्टिनेंट कमीशन लिया। और वहां से करते करते फाइनली मैं 37 ईयर्स सर्विस करके, और 2018 जुलाई, 1 जुलाई को रिटायर हुआ। इस दौरान बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे जगहों पर सर्विस करने का मौका मिला। जैसे कि सिक्किम, चाइना बॉर्डर, फिर ये बद्रीनाथ से ऊपर जाके औली करके एक जगह है, जहाँ की टेम्परेचर माइनस से भी कम होता है। राजस्थान, मतलब -45 डिग्री टेम्परेचर में मैंने सर्विस किया। और +50, +50 मतलब राजस्थान में अगर टैंक के अंदर सर्विस करना है, तो बाहर 50 है, तो अंदर कितना होगा, यू कैन इमेजिन। तो वहां भी सर्विस करने का मौका मिला। और भी कई जगह सर्विस करने का मौका मिला। और आगे बढ़ते बढ़ते फाइनली सेकेंड लेफ्टिनेंट से आई रिटायर्ड एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक से मैं सेवानिवृत्त हुआ। तो ये मेरा एक छोटा सा जर्नी है। और उसके बाद चूंकि इतना सर्विस कर लिया था, तो लोगों ने और बोला कि सर अभी तो आप फिट हो, आप और सर्विस बाहर प्राइवेट में कर सकते हो। तो नहीं किया, क्योंकि बहुत कर लिया था। और उसके बाद मैंने यहीं अपना एक साइकिलिंग ग्रुप ज्वाइन किया। तो अभी मैं साइकिलिंग करता हूँ। जो बचा, कुछ तो इंडियन आर्मी ने घुमा दिया, बचा हुआ इंडिया साइकिल से देखने का सोचा है। तो काफी यात्राएं कर चुके हैं, और आगे भी इस जिंदगी का सफर जारी है। और उस जिंदगी के सफर में आप जैसे बच्चे और कई बड़े सब लोग मिलते हैं रास्ते में, उनसे एक्सपीरियंस शेयर होता है, हम उनसे बात करते हैं, वो हमसे बात करते हैं। तो बहुत कुछ प्रेरणा आप लोगों से भी मिलती है, और अभी तक भी हम सीख ही रहे हैं। तो ये एक मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अभी आप कोई सवाल पूछिए, तो फिर मैं उसका जवाब देता। थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद मिश्र जी। ये जैसे कि आज मधुरिमा जी ने बहुत अच्छा दिन चुना था, ये लौह पुरुष की जो आज जयंती है, तो वैसे ही हमें लगता है हम लोगों के बीच 3 आयरन मैन आ गए हैं, जिनसे हम लोग बहुत सारी प्रेरणा लेने वाले हैं। और थैंक यू सो मच। आज का हम लोग प्रश्नोत्तर का अपना सेशन शुरू करते हैं। मधुरिमा जी प्लीज आगे बढ़ाएं। हेलो मधुरिमा जी, आप सुन पा रही है मुझे?
हेलो हेलो। जी 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 मैम, हाँ, प्रश्न हम उत्तर का लोगों के सेशन लिए आगे बहुत बढ़ना है। गौरव गौरव की बात है कि आप लोगों को हम सुन पा रहे हैं, हमारे बच्चे सुन पा रहे हैं, बहुत ही खुश भी है। तो पहले अब ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम बच्चों को देते हैं, एक एक करके बच्चे पूछेंगे। तो कोई बच्चों आप पूछना चाहते हो, जल्दी से पूछिए। मैम जैसे सर से पूछिए। हेलो सर। हेलो। सर जैसे आपको पढ़ाई कंप्लीट करने में पढ़ाई के, और सर हाइट कितनी होनी चाहिए, और रनिंग उसमें जो होती है, और सर किस साइड से जैसे थल सेना वायुसेना, इसमें तो सर थल सेना अच्छी लगती है हमको सर, बेस्ट है, और उसमें जो टफ भी है जाता है। सर इनका क्या जवाब देना है? हाँ, यस। अभी मैं ये बताऊं आपको सबसे पहले कि सेना कोई भी बुरी नहीं है, सभी सेना अच्छी है। ये अपनी अपनी चॉइस है, अपना अपना ये है, सोच है कि मैं वायुसेना ज्वाइन करूं या जल सेना ज्वाइन करूं या पैदल सेना, जो कि हम आर्मी बोलते हैं, वो ज्वाइन करूं। तीनों सेना ही अपनी जगह पर सबकी एक ही टाइप की ड्यूटी है। बस उन्होंने आकाश के हिसाब से ड्यूटी करनी है, उन्होंने समुद्र के हिसाब से ड्यूटी करनी है, इन्होंने थल के हिसाब से ड्यूटी करनी है। तो सारी सेनाएं अच्छी हैं। और सबसे मेन चीज है कि इसमें सबसे बड़ी जो है, सबसे ज्यादा संख्या में आर्मी है, जो कि थल सेना हम जिसको बोलते हैं, वो सबसे बड़ी है। और उसके लिए आपको मिनिमम, अगर एक जवान के तौर पे भी ज्वाइन करना है या एज एन अफसर ज्वाइन करना है, मिनिमम आपको 12th क्लास पास होना चाहिए। और बेस्ट है अगर आप 12th पास करते हैं विथ साइंस, साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। तो उसके लिए आपके दोनों दरवाजे खुले हुए हैं। चाहे आप जवान के तौर पे, जो कि आजकल आपने पेपर में पढ़ा होगा, अग्निवीर, तो यस सर। वो ज्वाइन करें, या फिर एनडीए के थ्रू आर्मी में एज एन अफसर ज्वाइन करें। तो कम से कम 12वीं क्लास आप पास होना चाहिए। और अच्छा है कि अगर एनडीए ज्वाइन करना है तो आप पीसीएम से हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन पीसीएम नहीं है तो भी आप जवान के तौर पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और चूंकि अभी आप लोग छोटी कक्षाओं में हैं, आई थिंक 6 to 8 मुझे बताया गया, तो अभी आपको है 4 साल। लेकिन वही मैंने जैसे पहले बोला कि दिल में अभी से आग लगा के रखिए, जगा के रखिए, और उसकी तरफ आगे बढ़ते रहिए। तो उसके लिए हाइट अलग अलग एरिया के अलग अलग हिसाब से है, कुछ कास्ट वाइज भी होती है। वो आपको ज्वाइन आर्मी करके एक साइट है इंडियन आर्मी की, उस पे आपको मिल जाएगी। क्योंकि इतना लंबा एलोबरेट कुछ का अपडेशन होता रहता है। जैसे अभी जो गोरखा लोग होते हैं उनकी हाइट कम होती है, तो कई रीजन होते हैं, उनकी हाइट कम भी एक्सेप्टेड होती है। तो जहां तक है, मैं आपको एज का बता देता हूँ कि एज में आपको 17.5 साल से आप ज्वाइन शुरू हो जाता है। मतलब 17 साल से आप प्रयास करना शुरू करेंगे, एप्लीकेशन भरेंगे, उसकी रैली होगी, उसके बाद बाकी सब चीजें होगी, तो आप इनरोल होते होते 17.5 हो ही जाता है। तो जब 12th आप करेंगे तो जनरली 12th वाले बच्चे की उम्र 17 साल से ऊपर ही होती है। तो 17 साल से 21 साल, 21 साल आखिरी है। लेकिन एज एन अफसर अगर आप ग्रेजुएशन करके ज्वाइन करते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन में, तो वो आगे 24 तक भी है, लेकिन उसके लिए आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। तो 12वीं करके अगर आप एनडीए ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए 21 साल ही है। और 21 साल में आपको वहीं पे ग्रेजुएशन कराया जाएगा। पूना, महाराष्ट्र में पुणे करके एक जगह है, खड़गवासला। और अभी सबसे अच्छी बात यह है, जो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी बच्चियां भी देख रही हैं और ज्वाइन है। अभी नया नया आप सबके लिए भी इंट्रोड्यूस हुआ है, एनडीए में भी लड़कियां भी जा सकती हैं। तो ये बहुत आप ठीक है। लोग आप लोगों के सौभाग्य की बात है कि आप बच्चियां भी इसमें ज्वाइन कर सकती है। उनका थोड़ा सा वैकेंसी कम होता है, लेकिन ये सोचने का जरूरत नहीं है कि वैकेंसी कम होता है। मेरा सोचना ऐसा है कि अगर एक भी वैकेंसी होता है तो हर लड़की ने ये सोचना चाहिए, ये एक वैकेंसी मेरे लिए ही है।
मैं बाकी किसी को नहीं को आगे नहीं जाने दूंगी। मैं ही एक वैकेंसी पर भी मैं ही होंगी। वो दिल में आग होनी चाहिए। तो वो करके आप एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं। एनडीए में आपको ग्रेजुएशन कराया जाता है, और वहां से फिर आप आईएमए में देहरादून में पहले 3 साल एनडीए में होता है, पूना खड़गवासला। उसके बाद 1 साल आप आईएमए देहरादून में, और फिर वहां से कमीशन होता है। सभी उसके बाद अपनी अपनी यूनिट में जाके और वहां जाते हैं। अगला क्वेश्चन। शिखा, विनीत सर या कोई और स्कूल पूछना चाहता है क्वेश्चन? जल्दी पूछिए क्योंकि मीटिंग 40 मिनट की है। यस मैम, पूछ रहे बच्चे, पूछ। बोलो। जय हिंद हेलो, सर। हाँ, मैं यूपीएस गणित कक्षा से। इसके लिए उम्मीद में कौन से टेस्ट एक होते बार हैं? में एक ये स्कूल से एक बच्चा बोले, एक बार। एक बच्चा बोले। नहीं, मैं समझ नहीं पाया, क्या मेरे सुन नहीं पाया क्वेश्चन। लड़कियों के लिए देना से वो 12 अंक की। से टेस्ट होते हैं जिनके जरिए वो सेना में भर्ती होती है। नहीं, लड़कियों के लिए आगे आपका वो सवाल क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत अच्छा लग रहा है कि एक लड़की पूछ रही है। लड़कियों तो के लिए से उम्रीय अवस्था में सेना में कौन से टेस्ट होते हैं जिनके जरिए वो सेना में भर्ती हो सकते ओके ओके ओके, समझा। लड़कियों के लिए टेस्ट। लड़कियों के लिए भी सेम टेस्ट है, रनिंग है। और लेकिन ये है कि लड़कियों और लड़कों में रनिंग का डिस्टेंस का फर्क है। लड़कों के लिए 1 माइल का रन है, लड़कियों के लिए 1 माइल से कम का रन है। ठीक है। तो उसका स्टैंडर्ड उससे थोड़ा रिड्यूस हो जाता है लड़कों के अपेक्षा में। लेकिन उनके लिए पढ़ाई जो बोला जाएगा 12th, तो उनके लिए भी 12th ही है। और बाकी सब चीजें सेम है पढ़ाई के अंदर। लेकिन जो फिजिकल स्टैंडर्ड है उसमें लड़कियों के हिसाब से थोड़ा कम है। जो कि जैसा मैंने आपको बताया, ज्वाइन आर्मी करके साइट है इंडियन आर्मी का, उसके ऊपर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी कि लड़कियों के लिए एक्यूरेट वो बताएंगे कि इतना इतना है। लड़कियों का फिजिकल स्टैंडर्ड में भी रिड्यूस है, जैसे हाइट में, वेट में, और बाकी फिजिकल स्टैंडर्ड में लड़कों की अपेक्षा थोड़ा कम है। क्योंकि उनकी जो शारीरिक क्षमता के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तय किया है। तो वो है, लेकिन पढ़ाई का स्टैंडर्ड सेम है। हैं। एनडीए सीडीएस के अलावा और कोई भी जा सकते हैं? हाँ, एनडीए सीडीएस, सीडीएस है 12th ग्रेजुएशन करके, एनडीए है 12th करके। और जवान में भी लड़कियां जा सकती हैं आज की डेट में। चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो, उसके अंदर जवान में भी लड़कियां जा सकती हैं। तो ये घबराने की जरूरत नहीं है कि अफसर में नहीं हुआ तो मैं एज कोई ए दू, जवान में नहीं जाऊँ। कोई दूसरा जवान स्कूल में भी भी जा पूछ सकती ले। कैसे लगा पूछिए पूछिए पूछिए। मेरे यहाँ कोई स्कूल पूछे। बस बस बस। एक एक स्कूल, एक एक स्कूल पूछे। सेना में जाने के लिए क्या बहुत पैसे खर्चे होते हैं? नहीं, ये एक एक ये करके। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, पैसे खर्च होने का। पैसे खर्च होने की का इसमें जरूरत नहीं पड़ता है। मैं भी आप ही की तरह एक आम परिवार का था। और मेरे पिताजी जस्ट एक इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर थे, वो कोई बहुत बड़े अमीर नहीं थे। तो पैसे की जरूरत नहीं, आपकी तैयारी की जरूरत है। और जो व्यक्ति कोई आपसे ऐसा रिश्वत या कोई ब्राइब मांगता है, वो गलत है। आर्मी में कहीं भी इस तरह की चीज नहीं होती है। वो कुछ लोग बिचौलिए होते हैं, वो बीच में आपको बहला फुसला के वो अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो कहीं भी आपको एक नॉर्मल मिनिमम जो आपको फिजिकल स्टैंडर्ड है, आपकी पढ़ाई है, आपकी जो एजुकेशन है, उसके बारे में ही पूछा जाता है। जो कि रिटर्न टेस्ट होता है, उसमें भी आपकी जो 12th आपने पढ़ा है उसी के बारे में पूछा जाएगा। 12th के उसमें रिटर्न टेस्ट में आपका जो स्कूल का 12th के बारे में, इंग्लिश और जनरल नॉलेज। तो आप पेपर या जो न्यूज होती है उसको लगातार फॉलो करें, पेपर पढ़ें,
तो वही चीज, ये 3 चीज का एग्जाम होता है। रिटर्न एग्जाम आपके स्कूल से संबंधित, और उसमें एक पेपर इंग्लिश होता है, एक पेपर जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, और एक पेपर आपका साइंस। बस। तो अलग से कोई पैसे ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं। सर शारीरिक को, रूप में अपने आप कोई को फिट और करने के लिए क्या स्कूल? करेंगे? इससे पूछो। सर शारीरिक रूप में अपने आप को फिट करने के लिए क्या करेंगे? हाँ, शारीरिक रूप में आप रेगुलर व्यायाम करें, रनिंग करें। हम क्या सेना में जा तभी सकते हैं? नहीं, क्या बेटी? हम डॉक्टर बनना चाहते हैं कि हम सेना में जा सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, डॉक्टर बन के तो पहले मैंने 2 क्वेश्चन हो गए। पहले मैं शारीरिक वाला बताता हूँ। ये शारीरिक रूप कहना से चाहते आप हैं सेना में जा शारीरिक रूप सकते से हैं। आप, हाँ सुनिए सुनिए, शारीरिक रूप से आप अपने आप को फिट रखें। और आप एक तो दौड़ बहुत जरूरी है, दौड़ है, और बाकी उसमें व्यायाम है। अगर आप दौड़ पूरी कर लेते हैं, 1 माइल की दौड़ तकरीबन 5 से लेके 6-8 मिनट के अंदर, तो आप, क्योंकि वहां पे कंपटीशन काफी होता है, लड़के और लड़कियां जो भी, जब भी होगा टेस्ट, तो वो सब हर जगह से बच्चे आते हैं, रैली होती है उसका। तो उस समय आपको उनको अ, मतलब आप अगर उस टाइमिंग में आएंगे तब आपको आगे के टेस्टों में कंसीडर किया जाएगा। तो एक तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड का हुआ। और दूसरा, मैंने पूछा कि डॉक्टर डॉक्टर अगर आप बन जाते हैं तो बहुत ही आसान है। डॉक्टर बन के आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। एक टेस्ट और भी है कि यार, अगर आप साइंस बायोलॉजी से पास हैं 12th, तो आप AFMC का टेस्ट दे सकते हैं, जो कि नीट का टेस्ट होता है जो डॉक्टरी के लिए। उसमें अगर आप सिलेक्शन होता है आपका, AFMC पूना, आर्मी मेडिकल कॉलेज है वहाँ पूना में, तो डॉक्टरी भी आपको आर्मी वाले ही कराएंगे। मतलब डिफेंस अपने खर्चे पे कराएगी, आपको डॉक्टरी खर्च करने की जरूरत नहीं है। उस AFMC कॉलेज में अगर आपका एडमिशन होता है, आपका उस रैंक में आ गए, और AFMC पुणे को आपने चूज किया, तो डॉक्टरी भी फौज के खर्चे पर ही होगी। आपको घर से एक पैसा भी देने की जरूरत नहीं है, बल्कि ऊपर से आपको वहाँ खाना पीना रहना और कुछ हाथ खर्चा भी थोड़ा बहुत मिलता है। तो ये डॉक्टरी वाला जवाब दिया मैंने। और कोई स्कूल पूछे? हाँ नमस्ते सर, मुझे अभी को पूछना मौका है। मिले। हाँ पूछिए पूछिए। मेरे हाथ में चोट है, तो क्या मेरी भर्ती सेना में हो सकती है? आपके हाथ में किस तरह की चोट है? फ्रैक्चर है क्या? हाँ, इनका हाथ टेढ़ा हो गया है, इस तरह का हो गया अभी। ये पेड़ से गिर पड़ी थी, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम हो गई है। नहीं बेटा, आप उसमें नहीं हो सकते हैं डिफेंस में, क्योंकि मेडिकली फिट होना चाहिए। पूरा आपका मेडिकल, थारो मेडिकल होता है, उसमें फ्रैक्चर या कोई फ्रैक्चर ऐसा हुआ जो कि जुड़ गया, और हाथ या पैर जो भी है वो सही हो गया, तब तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कोई डिसेबिलिटी हो गया, तो वो आप ज्वाइन नहीं कर सकते। बस इसमें दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। देश सेवा आप कहीं भी रह के अच्छा काम करके भी देश सेवा कर सकते हैं। ठीक है। किसी और तो स्कूल जो भी, का कोई क्वेश्चन? सर आप नमस्ते लोग सर। पूछते रहे, टाइम कम है। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि हम अभी से क्या तैयारी करें? हाँ बेटी आप भी पूछो। सर नमस्ते सर, आप सेना में भर्ती होने के लिए हम अभी से क्या तैयारी करें? हाँ हाँ ठीक ठीक है, वो बेटी को ही पूछने दो। जी जी। दोनों। ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है? ट्रेनिंग कितने क्या? दिनों की होती है? अच्छा सर अच्छा हमें अच्छा। नहीं, ऐसा है कि तैयारी मैंने आपको जैसे बताया कि अभी आप छोटी कक्षा में हैं, तो कोशिश यही करें कि अपनी पढ़ाई अप टू स्टैंडर्ड रखें, और अपने आप को फिजिकली फिट रखें। क्योंकि अभी आपके पास जो 8वीं क्लास में है उसके पास 4 साल है, और जो नीचे छठी सातवीं में है उसके पास और ज्यादा है। तो फिजिकल आपका वो रखें, पढ़ाई, और अपने आप को अपडेट रखें। अपडेट का मतलब है अखबार पढ़ें, इंग्लिश का अखबार, हिंदी का अखबार ठीक है पढ़ते हो अच्छी बात है, लेकिन इंग्लिश का अखबार पढ़ें। तो इंग्लिश का अखबार पढ़ें ताकि उसकी आपकी वोकेबुलरी भी इम्प्रूव होती है। और आप जनरल नॉलेज, देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, कहाँ पे जंग चल रही है, जैसे अभी 2 जगह जंग चल रही है, तो ये सब चीजें भी उसमें
एलिमेंट्री आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से, ये नहीं कि बहुत ज्यादा डीप में पूछा जाएगा। एक 12th क्लास के बच्चे को जो आना चाहिए वही पूछा जाएगा, लेकिन आप उसको डे टू डे अपडेट रखते हैं, डे टू डे पढ़ते रहते हैं, तो वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक वो चीज जाती रहती है। और अपने आप को सुबह शाम कोई ना कोई गेम खेलना है, थोड़ा दौड़ना है, वो सब करना है, तो वो जरूरी है। ठीक है, तो आप ये आप अभी एक से कर सकते सॉरी टू इंटरप्ट सर, एक मिनट बच्चों, एक मिनट रुकिए। सिर्फ मीटिंग का ये 10 मिनट्स का टाइम बचा है, तो हम इस मीटिंग को अभी, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत कुछ पूछना चाहते हैं, तो मैं मीटिंग को इसको बढ़ा दूंगी। तो उसके लिए हम लोग दोबारा से, क्योंकि जब 10 मिनट, क्योंकि जूम का 40 मिनट्स ही होता है टाइम, तो उसके बाद हम लोग एक बार डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद एक लिंक के द्वारा, शायद इसी लिंक से, प्रथम आप बताओ कि क्या इसी लिंक से हम दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं? हेलो, क्या हम हम इसी लिंक से जी जी दोबारा बिल्कुल, ज्वाइन? हम इस लिंक से दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार इस लिंक से डिस्कनेक्ट हो जाए तो इसी लिंक पे दोबारा क्लिक करके मीटिंग ज्वाइन कर हाँ, सकते हैं। तो एक मिनट, अभी हमारे जो हैं वो हमारे एयरफोर्स में एक और हमारे काउंसलर हैं, और एक और लोग हैं, 2-3 लोग अभी और हैं, हमें उन्हें भी सुनना है। तो अभी हम लोग अगर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो आप लोग दोबारा से इस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जी अभी जी हमारी मीटिंग ये नहीं है कि खत्म हो जाएगी, तो अभी इसके बाद हम लोग दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, तो आप लोग कंटिन्यू रखिए। और जैसे ही जी अभी हमारा अगर मीटिंग लीव होती है, तो हम दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। और जी हमारे बीच में 2 अभी और काउंसलर भी हैं, तो हम उन लोगों से भी एक दूसरे से, सब लोग एक दूसरे से मिल भी लें कि कौन कौन है। हमारे एक एयरफोर्स से भी हैं सर, और एक बीएसएफ से हैं, शायद वो भी आ गए होंगे, मैंने अभी नहीं देख पाई हूँ। तो सब लोग अपना अपना इंट्रो भी दे दें, ताकि हमारे बच्चे सबसे मिल भी लें, और हमारी मीटिंग खत्म नहीं हो रही है। अगर बीच में डिस्कनेक्ट होती है तो हम दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? जी मैडम, जी बिल्कुल ठीक है मधुरा। हम्म। हाँ, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं, और अभी कोई और हमारे क्वेश्चन? कोई और, कोई हाँ, जो क्वेश्चन? काउंसलर दूसरे, कम से कम अपना अपना वो भी इंट्रोडक्शन तो दे दें। हाँ, इंट्रोडक्शन हाँ, दिलवाइए ना उनसे। हाँ, फूफा जी हैं, जो प्रदीप सर जो हैं, वो एयरफोर्स में हैं, और वो अपना प्लीज इंट्रो दीजिए, हमारे बच्चे जाने। और हमारे जो काउंसलर जुड़े हुए हैं, अपना इंट्रो दे दें। क्यों नहीं हो रहा? अभी और काउंसलर अभी जुड़ नहीं पाए हैं, मैंने उनको मैसेज किया है, वो अभी जुड़ रहे हैं। तो सर आप अभी ओके। कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, तो इन बिटवीन मेरे स्कूल से एक बच्चा कुछ पूछना चाहता है, अगर टाइम है हाँ, तो। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, पूछते रहिए, और अगर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो हम दोबारा जुड़ेंगे, क्योंकि हमारे बच्चों के क्वेश्चंस हैं, ठीक है? ओके ओके ओके, हाँ हाँ, पूछिए। पूछिए पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते। हम नहीं कर- नमस्ते सर। हाँ हाँ, क्या जिसके हाथ पे टैटू है, क्या उसकी भर्ती हो सकती है सेना में? टैटू जिसके हाथ में है। हाँ, ये एक बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। टेटू है, लेकिन टेटू वो क्या आपके हाथ पे विजिबल, मतलब अगर आप ये पहनते हैं सेना की यूनिफॉर्म आपने देखी है, आधी बाहों की होती है, पूरी बाहों की भी होती है, लेकिन आधी बाहों की मेन होती है, उसमें से क्या बाहर दिखता है वो टैटू? हाँ दिख जब आप वो यूनिफॉर्म पहनते हैं तब क्या बाहर दिखता है? वैसे तो जनरली टैटू बिल्कुल आर्मी में बैन है, ना जवान कोई टैटू करवा सकता है, ना टैटू वाला लड़का या बच्चा होता है। लेकिन अभी एक कुछ मॉडिफिकेशन किया है कि टैटू अगर कोई ऐसी जगह पर है शरीर में जो कि आपके कपड़े पहनने के बाद वो ढक जाती है, तो वो शायद एक्सेप्टेबल है। लेकिन ये मैं सभी बच्चों को या बच्चियों को बता दूं कि टैटू जो है वो आर्मी में अलाउड नहीं है। पूछ ले, मैम इंटर के थैंक बाद। यू टैटू सर। ओके। और कुछ पूछना है किसी और स्कूल को? फटाफट पूछिए। जी मैम। जी मैम, नमस्ते मैम। यस मैम, यहाँ नमस्ते बच्चे कुछ सर। पूछना चाहते हैं। ये हाँ, बच्चे कुछ पूछना चाह रहे हैं। पूछिए पूछिए। हाँ, पूछिए। हाँ, आप पूछो भाई। नमस्ते। रुक जाओ अभी। पूछिए पूछिए। सर, एज अ ऑफिसर मैं बोर्ड एयरफोर्स में लगाने से ज्वाइन करना लंबाई चाहती कम हूँ, होती है। तो उसके लिए बीटेक करना जरूरी है?
हाँ, जैसा कि आपने बताया कि आप एयरफोर्स में पायलट बनना चाहती हैं एज एन ऑफिसर, तो उसी के लिए मैंने बोला ना, आप एनडीए जाएं। एनडीए से ही, एनडीए में तीनों सेनाओं का है। एनडीए जो सर है बीटेक की खाली, डिग्री लेना जरूरी है क्या? वही मैं आगे आपको बता रहा हूँ। तो आपको एनडीए ज्वाइन करें और वहीं से वो बीटेक इंडियन आर्मी कराएगी आपको। आपको खुद से अपना पैसा खर्च करके बीटेक करने की जरूरत नहीं है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। आप एनडीए ज्वाइन करते हैं और पायलट चूज करते हैं, तो वहीं से आपको पहले एनडीए का होगा, उसके बाद एयरफोर्स एकेडमी में भेज दिया जाएगा। फिर वहाँ ट्रेनिंग होगी, फिर आपको वहीं से जो भी आपके जरूरी डिग्री है वो कराई जाएगी। और सर अगर जैसे कि किसी की मतलब आईज वीक है तो फिर मतलब उसका नहीं हो पाएगा क्या, कि हो सकता है? नहीं, आइज वीक के लिए, आइज वीक, आइज वीक जनरली एक आंखों के लिए हर आदमी की 6/6 आइज होती है। तो आइज वीक अगर है तो एज एन ऑफिसर आपको एक सर्टेन लिमिट तक छूट है, लेकिन उसके लिए आपको एक्यूरेट अगर जानकारी चाहिए तो मैंने बोला ना, ज्वाइन आर्मी पे आपको उसमें मिलेगा। लेकिन जवान अगर ज्वाइन करना है तो जवान के लिए आई अगर वीक है, 6/6 नहीं है आपकी, तो आप उसमें ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है, आइज अगर वीक है अप टू सम मार्क, वो मैं डॉक्टरी एडवाइस है, मैं एकदम ऑफ एंड याद नहीं मुझे, वो आप अगर उस साइड पे जाएंगे तो आपको एज एन अफसर आप चश्मा लगा के भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक स्टैंडर्ड है उसका, उससे डाउन नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज 6/6 आइज एक्सेप्टेड है। थैंक यू गुड सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये आर्मी और पुलिस की तैयारी एक साथ कर सकते हैं? लाने पड़ेंगे। उसमें क्या है, आर्मी की तैयारी और पुलिस की तैयारी ऐसा कोई अलग नहीं है। अपनी अपनी आपने मेन क्या है, उसमें भी वही है, उसमें भी रिटर्न टेस्ट होना है, उसमें भी फिजिकल है। वो की जो भी होगी, मेहनत जो आपने करी है वो बेकार नहीं जाएगी। वो आपकी जो आपका एक बोलते हैं ना, कुछ भगवान की तरफ से भी होता है, तो वो अगर वो भी टेस्ट दो, वो भी टेस्ट दो, जहां होना है हो जाएगा, लेकिन अपनी तैयारी पूरी होनी सर चाहिए। एक क्वेश्चन मेरा है। हाँ सर एक क्वेश्चन है, सर हाई स्कूल के बाद थल सेना में नहीं कर सकते? नहीं, हाई स्कूल करके भी जा सकते हैं, लेकिन हाई स्कूल करके जा सकते हैं, उसके लिए आपका स्टैंडर्ड, फिर आप जब रिटर्न टेस्ट होगा तो आपको उससे ऊपर का थोड़ा सा पूछा जाएगा। कभी कभी ये हो जाता है कि आप ऐसा करके जो है ना, आप हाई स्कूल के बाद क्या 12th में 2 साल और वो कर सकते हैं। हाई स्कूल करके आपको कुछ ऐसे ट्रेड होते हैं जिसके जिसके अंदर के हाई स्कूल से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फाइटिंग सोल्जर से के अलावा जो ट्रेड होते हैं उसमें हाई स्कूल करके भी ज्वाइन कर सकते हेलो सर। क्या हैं। 5 से 8 बोलो कितनी होती है? हाँ पूछिए, और क्वेश्चन पूछिए। सर किसी ने अभी चैट में लिख के भेजा है कि इसके फॉर्म कब भरे जाते हैं, तो आप आर्मी में जाने की क्या? हेलो सर, कुछ हाँ नमस्ते तो सर। सर ये बता दीजिए कि इसके फॉर्म कब भरे जाते हैं? यही मैडम ने सब भर इसका यही पूछ फॉर्म रहे हो। का, देखिए एनडीए का आपको एक जनरल नोटिफिकेशन निकलता है, साल में 2 बार एग्जाम होती है। उसको पहले रिटर्न एग्जाम होती है, और उसके बाद अगर आप रिटर्न एग्जाम में क्लियर करते हैं, रिटर्न में जैसा कि मैंने आपको बताया, साइंस, इंग्लिश और जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, ये तीन तीन पेपर होते हैं टोटल। तो उस ये तीनों पेपर पूरे ऑल इंडिया लेवल पे होते हैं, उनके डिफरेंट सेंटर्स होते हैं। बड़ी जगह जहां आप अगर जैसे कानपुर में है तो कानपुर में सेंटर होता है पक्का, और उसके अलावा भी बड़ी बड़ी सिटियों में सब में सेंटर होते हैं। तो पहले आप रिटर्न टेस्ट पास करेंगे, और उसके बाद ये एग्जाम साल में 2 बार होती है। ये एज एन और ऑफिसर मैं ज्वाइन करने की मैंने बता दिया। अब एज ए जवान के तौर पे ये रैली का एक ये निकलता है, तो जो आप कंटिन्यू अगर आप उसको गूगल में फॉलो करेंगे उनकी
तुम लोग खाना खाओ जाके, तुम बता खाते रहोगे, पूछो तो कुछ नहीं, प्रश्न अपना हमें बता दो, हम पूछ लेंगे। अभी आपके बाकी काउंसलर भी अगर ज्वाइन कर गए हैं तो उनको भी इंट्रोडक्शन के लिए इनवाइट कर लीजिए। क्या क्या पूछे हैं? हाँ पूछो। पूछिए, अगर आपके वहाँ स्कूल से कौन बच्चा पूछना चाहता है? हम हाँ पूछिए। हेलो सर, हेलो मैम, हाँ गुड बिल्कुल। आर्मी में जाने की क्या मिलती है? अच्छा, आपने शायद लेट ज्वाइन किया है। आप 21 साल तक आर्मी में जा सकते हैं। मैंने शुरू में ही बताया था 21 साल तक जा सकते हैं। और उसके ऊपर भी कुछ क्लेरिकल ट्रेड है, कुछ है, जब आप ग्रेजुएशन का ये करते हैं तो उसके ऊपर भी वो, लेकिन कम है, उसकी वैकेंसी भी कम होती है। तो आप 21 साल मान के चलें, 21 साल। मैम आपके स्कूल से कोई है बच्चा जो पूछना चाहता है? पूछिए। सर एज कितनी होती है? नहीं, वो ये बिटिया ने भी जो पूछा है वो उसका भी सेम रिप्लाई है। लड़का हो या लड़की हो, सबके लिए एज लिमिट वही है, 21 साल। रिटायरमेंट एज। अच्छा, रिटायरमेंट एज, ओके। रिटायरमेंट एज नहीं होती, रिटायरमेंट ईयर्स होते हैं। तो जब आप ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद अगर आप वॉलेंटियर रिटायरमेंट लेते हैं तो 15 साल के बाद आप वॉलेंटियर रिटायरमेंट, जिसको वीआरएस बोलते हैं, कोई ना कोई रीजन बता के, लेकिन वो रीजन वैलिड होना चाहिए। क्योंकि ज्वाइन करना, हमने देखा है कि ज्वाइन करना फिर भी आसान है, छोड़ना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल इन द सेंस, आपको जेन्युइन रीजन बताना पड़ेगा, तब आपको वीआरएस मिलेगा। अदरवाइज आप जिस रैंक में हैं, जैसे आप सिपाही है, उसके बाद उसके बाद नायक बन गए, आप हवलदार बन गए या सूबेदार बन गए या सूबेदार मेजर बन गए, तो उस रैंक के हिसाब से आपकी सर्विस काउंट होती है, जिस दिन से आपने ज्वाइन किया है। जैसे जवान के लिए 17 साल है, नायक के लिए 20 साल है, हवलदार के लिए 24 साल है, और आगे 26 और 28, 30 साल भी है। तो वो जिस रैंक में होंगे उतनी सर्विस करने के बाद आपको आवश्यक सेवानिवृत्ति मिल जाएगी वहां से, पेंशन के साथ में। लेकिन अगर आप पेंशन लेके और किसी कारणवश अपने घर पे कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है वो लेके आप रिटायर होना चाहते हैं तो कम से कम 15 साल आपको करनी पड़ेगी। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन? रश्मि श्रीवास्तव जी का कोई क्वेश्चन है, वो पूछना चाहती हैं। मैम आप प्लीज पूछ लीजिए। हाँ पूछिए रश्मि जी, पूछिए। सेना में लड़की तो कैसे बन सकती? सेना में लड़की आगे कमांडो कैसे बन सकती है? कमांडो कमांडो कैसे बने? हाँ हाँ, नहीं, पहले आप जवान बने, उसके बाद वहीं आपको रास्ता मिल जाएगा कमांडो का। कमांडो उससे और टफ है। कमांडो आसान नहीं है। कमांडो पिक्चर में, मूवीज में देखते हुए बड़ा अच्छा लगता है, हीरोइन जब करती है, लेकिन वो ग्राउंड पे आसान नहीं है। तो कमांडो आप जब सेना ज्वाइन कर लेंगे तो आपको उसका रास्ता उसके आगे ही मिलेगा। वो बोलते हैं ना, सेना में जाना मुश्किल है और कमांडो बनना उससे भी मुश्किल है। नमस्ते सर। मैं रश्मि श्रीवास्तव हूँ, ये डलमऊ जी से सर, रश्मि। रायबरेली से। सर हाँ सबसे पहले तो मधुरिमा मैम और पूरी स्वप्रेरित टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज बच्चों के लिए ऐसा मंच ये आज मिला है कि बच्चे, मतलब हम लोग खुद भी नहीं सोच पा रहे कि हम लोग कहाँ पे हैं, क्योंकि ये बच्चों को बहुत मोटिवेट कर रहा है। क्योंकि सर हम लोग के जो परिवेश के बच्चे हैं, ये ज्यादा से ज्यादा बच्चे सेना में इंटरेस्टेड होते हैं जाने के लिए, लेकिन जी उनका सही मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी है, जो कि आज आपके माध्यम से बच्चों का हो रहा है। तो बच्चे बहुत उत्सुक हैं, हालांकि बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आज बच्चों को मिल गए हैं।
तो सर ये हम लोग के लिए वाकई में ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहाँ आज बच्चों को बहुत कुछ आपसे सीखने का मौका मिल रहा है। शायद आपके अंदर वो अपने आप को देख पा रहे हो कि कल को शायद आप की तरह वो भी बन सके। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज बच्चों का जो आपने मार्गदर्शन किया है। और मधुरिमा मैम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नहीं, थैंक यू ये मैम। मुझे मुझे भी बच्चों के साथ बात करके और उनके सवालों के जवाब देके बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा मतलब अंदर से विश है कि इनमें से कुछ बच्चों को और कुछ स्पेशली लड़कियों को अगर मैं मोटिवेट कर पाया और वो आगे जाके सेना में जवान या सेना में अफसर बनी, तो मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात होगी। और बहुत सर अच्छा लग रहा है मुझे भी सबसे बात करके। हाँ सर, एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। जैसे आपने कहा कि आप बहुत सारे चाहते हैं कि हम जो हमारे बच्चे हैं उनको आगे भी मोटिवेट करते रहें। तो उसके लिए हम लोग ये बच्चे जो है हमारे 8th पास आउट होने के बाद जिस भी फील्ड में जाना चाहता है और उन्हें काउंसलिंग की जरूरत है, तो हम लोग इनसे डिस्कनेक्ट नहीं होंगे। हम अपनी वेबसाइट के थ्रू आप लोग आगे भी ये जहां तक भी पढ़ेंगे, ये हमारी वेबसाइट पे जाकर आप लोगों की ये जो काउंसलिंग है, ये सारी सारी चीजें वहां देख पाएंगे। इनको हम लोग कहीं भी नहीं छोड़ने वाले कि 8th के बाद इनको हमारी काउंसलिंग नहीं मिलेगी। तो ये जो है आप लोगों से गाइड मतलब होते रहेंगे हमेशा ही, क्योंकि 8th के बाद भी हम लोग, इसीलिए ये हमने वेबसाइट बनाई है और ऐप बनाया है ताकि हमारे बच्चे कहीं भी भटके नहीं। और इन्हें जब भी आपकी जरूरत होगी तब ये हमसे जुड़ पाएंगे। इस जो एक वेबसाइट है उस पे सारे लिंक, सारी चीजें, ये आपने जितने भी क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं ये वेबसाइट पे अपलोड कर दिए जाएंगे, और इन्हीं के क्वेश्चनों के माध्यम से ताकि हमारे बच्चे सबको सुन सके, देख सके और वो भी मोटिवेट हो। थैंक यू सो मच सर आपका कि आपने हम लोग को इतना अपना अमूल्य टाइम दिया। तो बहुत अच्छा लगा। शिखा मैम और हमारी पूरी टीम स्वप्रेरित शिक्षक समूह, जिसमें सारे शिक्षक उन बच्चों को लिए बैठे हुए हैं और उनके मतलब चीजों को बता रहे हैं अपनी तरफ से। और ये सब भी बच्चे बहुत ही उत्सुक थे आर्मी की बातों को जानने के लिए, क्योंकि सब जाना चाहते हैं। तो कंटिन्यू करें अगर किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है। पहले मैं चाचा जी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच चाचा। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। नहीं, आप शिखा, सबको गर्व है। आपने मुझे इस लायक समझा। और इन बच्चों को मैंने बोला ना, मैंने अगर इन बच्चों में से कुछ के दिल में भी मैंने जो बोला वो चीज दिल में रही, और उन्होंने मैंने जैसा कि बोला, उन्होंने उस आग को जारी रखा। और जुनून एक चाहिए, पागलपन चाहिए, कोई भी काम करने के लिए आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे आप कोई रहता है ना, कोई गेम खेल रहे हैं, उसको जीतना है, तो दिल में रहता है नहीं, कैसे भी करके पूरा जोर लगा के जीतना है। तो ऐसे दिल में आप इसको लगा के रखें। और इसमें से कुछ बच्चे भी अगर देश सेवा में ज्वाइन करते हैं, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। और मधुरमा जी और बाकी सब शिक्षक समूहों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस लायक ये मौका दिया, इस अरे नहीं, लायक थैंक यू समझा सो मच कि मैं सर। बच्चों को यहाँ भी, किसी भी, जहाँ मैं लोकल, मैं नासिक में रह रहा हूँ, तो यहाँ भी 15 अगस्त या 26 जनवरी को जो जिनको पता चल जाता है, तो दे इनवाइट मी फॉर सच मोटिवेशन लेक्चर और उनके फ्लैग होस्टिंग वगैरह के लिए। तो वहाँ भी कोशिश यही रहती है कि किसी तरीके से बच्चों को गाइड किया जाए। वैसे तो गाइडलाइन आजकल सब मोबाइल पे और गूगल पे बहुत कुछ अवेलेबल है, लेकिन बच्चों को सही रास्ता दिखाना बहुत जरूरी है। वो जिम्मेदारी आप सभी शिक्षकों की और हम जैसे जो सेवानिवृत्त हैं उनकी है। सर धन्यवाद। आपको और भी जल्दी किसी का हम क्वेश्चन है तो। बच्चों से मिलने के लिए हम जरूर इनवाइट करेंगे। और हम लोग का एक यहाँ पे लखनऊ में एक प्रोग्राम होगा, और मैं और हमारा पूरी टीम ये जरूर चाहेगी कि आप आए, तो हम लोग ऑनर होंगे यहाँ पर अगर आएंगे आप। तो मैं उसके लिए जरूर आपको बुलाऊंगी, इनवाइट करूंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप आए और हमारे बच्चे, और वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हमारे हर जिले के मेंटर होंगे, तो वो लोग जब आपको सुनेंगे तो मुझे लग रहा है कि उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा और हम लोग बहुत प्राउड फील करेंगे। तो अगर
अभी कोई और क्वेश्चन बचा हो तो पूछिए, लेकिन थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सत्यम का आगे सर बढ़िए। मेडिकल टेस्ट में क्या होता है सर, इसके बारे में जानकारी नहीं। क्या क्या? मेडिकल टेस्ट। मेडिकल? यस सर। मेडिकल टेस्ट जैसे मैंने आपको बोला ना कि मेडिकल टेस्ट में आपको पूरा फिजिकल टेस्ट, एक जो आर्मी के डॉक्टर होते हैं वो पूरा हाइट वेट चेस्ट ये तो नॉर्मल आपको वहां पे मिल जाएगा। लेकिन आपकी जो हाइट वेट चेस्ट के अलावा हार्ट की बीट रेट है, आपकी आई साइट है, ये सब चीजें वो लोग चेक करते हैं। बिल्कुल थरो चेक होता है हर चीज का। उसमें कोई वाया मीडिया या कोई शॉर्टकट नहीं है। तो मेडिकल में आप अगर फिजिकली फिट हैं, जैसा कि मैंने बताया, कोई शरीर का अंग फ्रैक्चर हुआ था बचपन में या किसी वजह से वापस ठीक हो गया, जुड़ गया, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई टेढ़ा हो गया या ऐसा हो गया तो वो उसमें रिजेक्ट हो जाएंगे। उसके अलावा हार्ट हार्ट रेट है आपके, बाकी चीजें, कोई कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कि अनुवांशिक बीमारी होती है जिसको हेरिडिटी बोलते हैं, अस्थमा या कोई ऐसी बीमारी जो कि अनुवांशिक बीमारी है, वो ना हो। ये सब चीजें होती है। ठीक है। सर किसी ने मैसेज करके पूछा और है कि ट्रेनिंग कितने दिन की होती है? ओके ओके, हाँ बीच में भी किसी ने पूछा था, मैं आई थिंक स्किप कर गया। ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग जवान के लिए 6 महीने का बेसिक ट्रेनिंग होता है। पहला 6 महीना जिस भी आप सेंटर में ज्वाइन करते हैं, पूरी इंडियन आर्मी के अंदर 52 सेंटर्स हैं। एयरफोर्स का एक अलग, नेवी का एक अलग, तो तकरीबन 54 हो गए। तो 54 सेंटर्स में पहली जो ट्रेनिंग है बेसिक ट्रेनिंग, जो कि आपको सिविल के जवान से लेके आपको आर्मी के डिसिप्लिन मानना, ऑर्डर मानना, कैसे चलना। या आपने नोट किया होगा, आपके भी रिलेटिव होंगे, कोई चाचा अंकल, कोई ना कोई होंगे मामा, उनका आपने देखा होगा कि उनका चाल चलन, उनका उठने बैठने का तरीका, बात करने का तरीका अलग हो जाता है जब वो आर्मी में ज्वाइन करते हैं। तो बेसिक ट्रेनिंग में आपको बेसिकली वो सिखाया जाता है। उसके बाद होती है ट्रेड ट्रेनिंग। आपको क्या ट्रेड मिला है उसका ट्रेड का ट्रेनिंग होता है। तो तकरीबन आप लेके चले, बेसिक ट्रेनिंग थोड़ी टफ है क्योंकि आप सिविल से आए हैं, उन सब चीज़ों के हालात से वाकफियत नहीं है। तो वो उसमें आप ढल गए तो उसके आगे की ट्रेनिंग आसान है। और जहां तक एनडीए की ट्रेनिंग मैंने आपको बताई अफसर के लिए, उसमें आपको 3 साल फर्स्ट जो एनडीए में है ट्रेनिंग एज वेल एज ग्रेजुएशन, दोनों आपको वहीं दोनों चीज होती है। दिन में क्लासरूम और सुबह शाम ट्रेनिंग। तो आपको ग्रेजुएशन भी वहीं आर्मी के खर्चे पे कराया जाता है, खाना पीना रहना सब फ्री। और आपको ग्रेजुएशन भी वहीं कराते हैं, आपको डिग्री मिलेगा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का। तो ग्रेजुएशन भी वहीं कराते हैं अगर आप एनडीए ज्वाइन करते हैं तो। और उसके बाद फिर आईएमए खड़गवासला 1 साल। तो टोटल अफसर बनने के लिए 4 साल है, क्योंकि ग्रेजुएशन भी वहीं होता है। और उसके बाद आप ये कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग है इसकी। और एक चीज और मैं बताऊं जो कि बच्चे और भी इंटरेस्टेड हैं इसमें, और भी कई एंट्रियां हैं। एक टेक्निकल एंट्री है कि अगर आप साइंस और इससे पास हैं और आपका जो मार्क्स हैं आपके मोर देन 85 या 90% मार्क हैं, तो उसका एक हर साल कट ऑफ डेट निकलता है। कट ऑफ डेट उसमें क्या होता है कि रिटर्न टेस्ट भी नहीं होता, सीधा आप अगर वो कट ऑफ में हैं तो आपका उसका एसएसबी इंटरव्यू आता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, एसएसबी। वो अगर आप वो कट ऑफ क्रॉस कर जाते हैं, मार्क्स आपके पढ़ाई में अच्छे हैं, 85% या उससे ऊपर हैं, क्योंकि उसका कट ऑफ हमेशा, जो मैंने पिछले 3-4 साल से यहाँ भी कुछ बच्चे थे उनका देखा है, तो कभी 85 जाता है, कभी 86 जाता है, कभी 86.5 जाता है। तो उतना कट ऑफ आने के बाद आपको, अगर आपने उसमें अप्लाई किया है ऑनलाइन, तो उसमें आपको डायरेक्ट रिटर्न टेस्ट भी नहीं होता, सीधा एसएसबी इंटरव्यू होता है। तो अगर आप एसएसबी इंटरव्यू में क्लियर हो जाते हैं तो आपको जो बीटेक है वो भी इंडियन आर्मी के खर्चे पे इंडियन आर्मी कराएगी। उसको टेक्निकल एंट्री बोलते हैं, टीईएस, टेक्निकल एंट्री स्कीम। तो ऐसी भी एक एंट्री है। और किसी को क्वेश्चन? कोई और बच्चा रह मिश्रा तो जी ने नहीं लिखा गया? है कि नौकरी कहाँ कहाँ करनी पड़ सकती है? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है।
नौकरी देखो पूरे इंडिया में जब आप बेसिक ट्रेनिंग खत्म करते हैं तो सभी से एक ओथ, या जिसको आपने सुना होगा कभी, कसम परेड, इंग्लिश में ओथ बोलते हैं और हिंदी में हम कसम परेड होती है, तो उसमें कसम खाई जाती है कि मुझे जहां भी सर्विस के लिए या सेवा देने के लिए भेजा जाएगा वहां मैं जाऊंगा। पूरे इंडिया में या इंडिया से बाहर भी कई सोल्जर को, कई अफसर्स को बाहर भी सेवा करने का मौका मिलता है। ठीक है, सबको नहीं, लेकिन कुछ लोगों को जो सही में एक्सीलेंस कर रहे हैं, सर्विस ज्वाइन करने के बाद भी अच्छा कर रहे हैं, उनके कोर्सेज रिजल्ट अच्छे हैं, आपको बाद में वेरियस कोर्स करने पड़ते हैं, तो उसमें अगर आप अच्छे हो तो विदेश में सेवा करने का भी मौका मिलता है। तो इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग होती है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो हाई एल्टीट्यूड हो, सियाचिन आपने नाम सुना होगा, वहां भी है ऊपर, जहाँ पे बर्फीले इलाके में, पहाड़ों में, आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं या इस तरफ पंजाब साइड्स पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे चले जाएं, तो वो सब जगह आपको सेवा करने का मौका मिलता है। 2 ढाई 3 साल हर जगह आपको, कभी आपका पोस्टिंग होती है, कभी आपकी यूनिट की पोस्टिंग होती है जहाँ आप सर्विस कर रहे हैं, तो आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ? नमस्ते सर। सर ये अग्निवीर योजना क्या है? अग्निवीर योजना, हाँ हाँ पूछो। दूसरा क्वेश्चन कोई पूछ रहा था बीच में। अग्निवीर योजना क्या है सर? अग्निवीर सुन लिया मैंने। हर दिन कितने प्रति घंटा नौकरी हर करनी दिन कितने घंटे मतलब देने होते हैं अपने काम को, ओके ये ओके, पूछना है। हाँ ठीक है समझ गया। देखिए सबसे पहले मैं अग्निवीर का बताता हूँ। अग्निवीर भी अभी आजकल डायरेक्ट जवान का भर्ती ना होके एज ए अग्निवीर ही जा रहे हैं, सब बच्चे एज ए अग्निवीर ही जा रहे हैं। आपका 4 साल आप कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पर हैं, तो अगर सपोज करो 100 बच्चे जाते हैं तो 100 में से 25 को वहीं ऑब्जर्व किया जाएगा, तो 25 को ऑब्जर्व किया जाएगा, बाकी 75 बच्चे 4 साल के बाद आप वापस आएंगे बाहर। और बाहर आपको बीएसएफ में और जितनी पैरामिलिट्री सर्विसेज हैं, बीएसएफ है, आईटीबीपी है और सीआरपीएफ है, उन सब में आपको अग्निवीरों को रिजर्वेशन है। और भी प्राइवेट फॉर्म में आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए रिजर्वेशन है, क्योंकि आप एक ट्रेंड सोल्जर बन के बाहर आ रहे हैं। तो 4 साल तक आपको पूरी तनख्वाह मिलती है, आपको पूरा इंश्योरेंस मिलता है और सारी बेनिफिट्स आपको वहां मिलते हैं। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं, कितने घंटे सर्विस करना पड़ती है। तो आर्मी एक जॉब नहीं है, आर्मी एक घर है। जैसे आप घर में होते हैं, तो घर में अगर आप खाना खा रहे हो और घर के कोने में कहीं आग लग गई, तो आप क्या करेंगे? तुरंत खाना छोड़ के आग बुझाने की तरफ भागेंगे ना। तो ऐसा है कि वहां पे जॉब का टाइमिंग है 8 घंटे से ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके बीच में कोई ऐसी इमरजेंसी कंडीशन आ गई, कोई ऐसा इमरजेंसी जरूरत पड़ गई, तो आपको वो चीज करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम बोलते हैं 24 आवर्स के सिपाही हैं। तो लेकिन 24 आवर्स आपको काम ही करते रहना पड़ेगा ऐसा नहीं है, उसमें सोने का टाइमिंग है, ब्रेकफास्ट का टाइमिंग है, खाने का टाइमिंग है, चाय पीने का टाइमिंग है, हर चीज का टाइमिंग है। दोपहर को रेस्ट करने का टाइम है, शाम को गेम खेलने का टाइमिंग है। तो जो बच्चा अच्छा गेम में अच्छा है तो गेम भी कर सकता है, तो वो है। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है तो आप 24 घंटे तैयार। हाँ बिटिया पूछो। कहते नहीं है बीच को अपना घर नहीं करते, पूरे भारत में हमारा। सर 11 में मैं हाँ पूछो बेटा। सर हम 12th के बाद एयरफोर्स जाने के लिए क्या कर सकते हैं? हाँ मैंने आपको, एयरफोर्स 12th के बाद कैसे ज्वाइन करेंगे हम? हाँ 12th के बाद मैंने आपको बताया ना, आप शायद लेट ज्वाइन किए हैं। 12th करके आप एयरफोर्स में एज ए जवान अग्निवीर भी जा सकते हैं और एज एन अफसर भी जा सकते हैं। अफसर के लिए आपको एनडीए ज्वाइन करना पड़ेगा। एनडीए तीनों सेनाओं के लिए है, खाली आर्मी के लिए नहीं है। एयरफोर्स के लिए भी है, नेवी के लिए भी है और आर्मी के लिए भी है। सभी के अफसर जो एनडीए ज्वाइन करते हैं, वहाँ तीनों सेनाओं की एक साथ 3 साल एक साथ उनकी ट्रेनिंग होती है, एक साथ पढ़ाई होती है। और उसके बाद वो एयरफोर्स के अफसर जो एयरफोर्स के लिए सिलेक्ट हुआ है, वो एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद चला जाता है, नेवी वाला नेवी में चला जाता है, आर्मी वाला आईएमए में चला जाता है। तो वो आप अगर एज एन अफसर ज्वाइन करती हैं
तो आप एनडीए ज्वाइन करें, और अगर नहीं तो एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं तो आप डायरेक्ट आपके कानपुर के पास चकेरी रोड कानपुर में अग्निवीर ज्वाइन कर सकती हैं एज ए जवान, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। गुड क्वेश्चन। और कोई? सर एक क्वेश्चन है। हाँ, सर मैंने एनसीसी स्पेशल एंट्री के बारे में सुना हुआ है, तो वो क्या है? कि मतलब अगर आपके पास सर्टिफिकेट सी है तो फिर आप डायरेक्ट मतलब कर सकते हैं कि उसके लिए भी फिर टेस्ट ही देना है? हाँ, गुड गुड क्वेश्चन। तो अभी आप लोग इसमें जाएंगे तो पहले जूनियर डिवीजन एनसीसी होगा, ए सर्टिफिकेट। फिर कॉलेज में जाके वो बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट होता है सीनियर डिवीजन एनसीसी में। तो अगर कॉलेज में आप करके सी सर्टिफिकेट लेते हैं तो सी सर्टिफिकेट आप सी ग्रेडिंग नहीं होना चाहिए, उसमें ए या बी ग्रेडिंग होना चाहिए। तो ए और बी ग्रेडिंग के बच्चों को डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू का कॉल होता है, उनको रिटर्न टेस्ट नहीं देना पड़ता अफसर के लिए। और जवान के लिए उनको कुछ बोनस मार्क आपको अलग मिलेंगे अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो अफसर के लिए आप डायरेक्ट एसएसबी कॉल आएगा आपको, और आप एसएसबी इंटरव्यू में अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आप डायरेक्ट सीधा आप इसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन की एकेडमी है ओटीए चेन्नई मद्रास, पुराने टाइम पे मद्रास बोलते थे, अभी चेन्नई बोलते हैं। तो ओटीए चेन्नई आप एनसीसी अफसर एज ए एनसीसी स्पेशल एंट्री आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसको आप रिटर्न टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, उसके लिए रिटर्न टेस्ट एग्जम्प्टेड है। लेकिन अफसर बनने के लिए एसएसबी इंटरव्यू किसी का भी एग्जम्प्टेड नहीं, सबको देना ही पड़ेगा। और थैंक यू कुछ? सर हमें एक क्वेश्चन पूछना है। पूछो पूछो बेटा। सर अगर जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आती है क्या वो सेना में भर्ती नहीं हो सकते? नहीं, हो सकते हैं एज ए जवान आप हो सकते हैं। और आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि नहीं आती है? आप सीखोगे तो क्या नहीं हो सकता। हाँ, सर कब आती है? एक बड़ा अच्छा शेर याद आ रहा है मुझे कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो अपनी आप कोशिश करेंगे आज से ठान लो कि मुझे सीखना है, तो बिल्कुल क्यों नहीं आ सकती। और अफसर बनने के लिए इंग्लिश जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में जो आपका एसएसबी इंटरव्यू खास तौर से होता है उसमें इंग्लिश में ही पूछा जाता है। बट एज ए जवान में आपको इंग्लिश इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप रिटर्न टेस्ट भी हिंदी में दे सकते हैं। और आप एज ए जवान में कम इंग्लिश जानते हुए भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं वो बिटिया को फिर से बोलूंगा कि आप ऐसा सोचिए मत कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। आप आज से ठान लो तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है, कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। आती तो है पर बहुत ज्यादा नहीं आती है। हाँ, इंग्लिश आती है पर बहुत ज्यादा नहीं। नहीं अभी आप बहुत ज्यादा देखो, आप क्या क्या होगा, मैंने जैसे बताया, आप अखबार पढ़िए, इंग्लिश का अखबार पढ़िए या इंग्लिश की कोई भी किताब मिल जाती है वो पढ़िए, और उसको जोर से मतलब बोल के पढ़िए। एक होता है मन में पढ़ना, मन में पढ़ेंगे तो आप वो कहीं अटक रहे हैं, साथ में एक पेन रखिए, और जो जिस शब्द का या जो जो आपका ये है उसको मीनिंग नहीं आता उसको अंडरलाइन कर लो। और वो पैराग्राफ या वो पेज पढ़ने के बाद वो आप उसको डिक्शनरी से चेक कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आपकी वोकेबलरी बढ़ जाएगी। और जब आप बोल के पढ़ेंगी तो आपकी जबान भी खुल जाएगी। कोई अगर हंसता है, आपकी कोई सहेली हंसती है पड़ोस में, या कोई क्या रही है तो बोल बोल के पढ़ रही है, तो आप थोड़ा अकेले में किसी पेड़ के नीचे जाके बैठ जाओ या किसी दूसरे कमरे में चले जाओ। तो बोल के पढ़ेंगे तो उससे आपका मुंह मुंह का जो जो टंग है, जबान है, वो खुलेगी। क्योंकि इंग्लिश बोलने में थोड़ी टंग ट्विस्टिंग ज्यादा है, तो वो टंग ट्विस्टिंग आपकी धीरे धीरे वो ओपन हो जाएगी। थैंक यू सर। ओके, सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ सर जैसे हम गए थे सर, वहां पे हमने सीआरपीएफ देखी, सर क्या काम होता है सर? सीआरपीएफ एक पैरा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, उनका काम भी वही देश की सेवा ही करना है। और उनको पूरे इंडिया में कहीं भी उनको भी भेजा जाता है। पैरा मिलिट्री मैंने जैसे आपको बताया, बीएसएफ, सीआरपीएफ,
आईटीबीपी, एसएसबी, ये सब पैरामिलिट्रीज हैं। तो ये मिलिट्री नहीं है, लेकिन इनका काम भी लगभग सेना जैसा ही है। एक्चुअल वॉर में इनका काम है सेना सॉरी बॉर्डर को सिक्योर करना। लड़ना आर्मी का काम है, इनका काम है बॉर्डर को सिक्योर करना। तो लगभग वही है, ऐसा कोई अलग नहीं है सीआरपीएफ। तो जैसा मैंने बताया कि अग्निवीर करके अगर आप ज्वाइन करते हैं, और पहली बात तो कोशिश कीजिए कि वो जो 100 में से 25% रखे जाएंगे, तो मैं वो 25% में ही रहूंगा। हर एक बच्ची के या लड़के के दिल में ये होना चाहिए कि मैं वो 25% में रहूंगा। लेकिन खुदा न खास्ता अगर आप बाहर आ जाते हैं, तो आप ये पैरामिलिट्रीज में आपको रिजर्वेशन मिलता है, आरक्षण है उसके अंदर, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो पैरामिलिट्रीज भी अच्छी है। तो सीआरपीएफ का रोल बस यही है कि वो उसको पूरे इंडिया में कहीं भी भेजा जा सकता है। जैसे आईटीबीपी का है कि आईटीबीपी को चाइना बॉर्डर पर है, और बीएसएफ है राजस्थान पंजाब बॉर्डर पर है, एसएसबी है वो इधर आपके नेपाल और ये बॉर्डर पर है। तो उनका एरिया लिमिटेड है, लेकिन सीआरपीएफ का कोई एरिया लिमिटेड नहीं है। वो देश में और भी कोई अनहोनी घटनाएं होती हैं, तो वहां भी उनको डिप्लॉय किया जा सकता है। तो अगर किसी का सवाल नहीं रह गया हो तो हम लोग मीटिंग क्या ओवर करें, या कोई बच्चे का कोई सवाल रह तो नहीं गया, मन में कुछ लेके मत रखिएगा सब पूछ लीजिए कोई नहीं अगर रह गया हो। सर पैरा एसएफ कमांडो की ट्रेनिंग बाकी जवानों के साथ जैसे ही होती है या फिर अलग? गुड। आई थिंक तुमने सुना नहीं, पहले एक बिटिया ने भी पूछा था कि हम कमांडो कैसे बन सकते हैं। तो पैरा एसएफ और कमांडो, सबसे पहले आप जवान बनिए। जब आप जवान के तौर पे आर्मी ज्वाइन कर लेंगे, तो वो उसके आगे की सीढ़ी है। तो आप छलांग लगाने की ना सोचें, पहले जवान बने। जवान बन के फिर वहां से आपको पूछा जाएगा कि आप वो बनना चाहते हैं, तो वहां पे आप उसके लिए अपना ऑप्शन दें कि हाँ मैं पैरामिलिट्री सॉरी पैरा एसएफ में या कमांडो यूनिट में बनना चाहता हूँ। तो उसके बाद फिर आपकी अलग से ट्रेनिंग होती है, जो कि इन्फेंट्री स्कूल बेलगाम है कर्नाटका में। वहां पे कमांडो का ट्रेनिंग होता है, तो वहां पे आपको भेजा जाएगा और फिर वहां पे आपको कमांडो का ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहली सीढ़ी करें। छलांग लगा के ज्वाइन करने का के से गिरने का डर है तो और कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन है। वो तो हाइट हाँ पूछो जैसे पूछो। हमें कुछ बताइए वजन और हाइट में। सर बीएसएफ में जाना है सर, उसमें वजन और हाइट के बारे में बताइए। नहीं, वजन और हाइट मैंने बताया ना आपको। वजन और हाइट में आपको एक्यूरेट यहाँ पे बताने से, हर एक उसका जाति के हिसाब से भी है, एरिया के हिसाब से भी है। उसमें थोड़ा थोड़ा कुछ सेंटीमीटर का या कुछ अ, उसका चेंज रहता है। तो अगर आप उसको साइट पे देखेंगे, बीएसएफ की साइट है, इंडियन आर्मी की ज्वाइन आर्मी करके साइट है, उस पे आपको क्लियर कट मिल जाएगा। या आप गूगल में भी ऐसे भी आप क्वेश्चन डाल दो, जैसे गूगल में आप सर्च करते हो कि क्या एज है, तो वो गूगल भी आपको बता देगा के लिए। ठीक है, उसको अगर मैं अभी यहाँ से बताऊंगा तो आपका कौन सा रीजन है, उससे काफी चीजें इफेक्टेड होती हैं एज और हाइट और वेट के लिए। ओके। नमस्ते सर, ड्यूटी के दौरान क्या फोन यूज कर सकते हैं? हाँ हाँ, ये क्वेश्चन मुझे पहले मिला था। ड्यूटी के दौरान आज की दुनिया में बिना मोबाइल तो कुछ है ही नहीं। तो ड्यूटी के दौरान जब आप आर्मी में हो, वहां पे हो, तब आप रेस्ट कर रहे हो, तो आप बिल्कुल आप मोबाइल यूज कर सकते हो, अपने घर पे परिवार से बात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप एक्चुअल ड्यूटी पे खड़े हैं, जबकि जैसे आपकी 4 घंटे की ड्यूटी है या 2 घंटे की ड्यूटी है, तो उस समय आपको बोला जाता है कि कोई इमरजेंसी होगी तो आप दूसरे को, क्योंकि अगर आप मान लो फोन में इन्वॉल्व हो गए, सपोज एक आप बॉर्डर पे खड़े हैं एक चौकी में, और उस समय आप मोबाइल वहाँ में बात करने लग जाते हैं या कोई किसी से वीडियो चैटिंग करने लग जाते हैं, और उस समय सामने के दुश्मन के इलाके में कोई हरकत होती है, तो आप वो नहीं देख पाएंगे। तो उस समय आपको 2 घंटे 3 घंटे के लिए आपको रिस्ट्रिक्टेड किया जाता है, आपको मना ही किया जाता है। लेकिन जब आप अपनी बिस्तर पे पहुंच जाते हो, अपनी चारपाई में पहुंच जाते हो, तो वहाँ सबको अलाउ है। कोई ऐसी नहीं है कि मोबाइल, खाली ट्रेनिंग में भी जब आपकी ट्रेनिंग हो रही है,
तो उस समय पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है। उसमें भी आपको सैटरडे संडे को घर में बात करने के लिए मौका दिया जाता है, तो आप बात कर सकते हैं। तो सोल्जर बनने के बाद तो, या अफसर बनने के बाद, मोबाइल के बिना तो आजकल कहीं चलता नहीं ना। बस खाली ये है कि जब आप एक्चुअल ड्यूटी कर रहे हैं वहां पे, तब थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है। और कुछ? अब हमारा टाइम दोबारा से ओवर हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ज्यादातर क्वेश्चन हो गए हैं बच्चों के। हाँ, तो हम लोग अब मीटिंग एंड कर सकते हैं, नहीं तो दोबारा करना पड़ेगा। अगर किसी का कोई और खास क्वेश्चन बचा हो जो इन क्वेश्चन के अलावा हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम मीटिंग ओवर करते हैं। हम फिर से अगले कई कुछ महीनों बाद फिर से हम इसे कर सकते हैं कंटिन्यू, कि बिल्कुल। अगर कुछ और क्वेश्चन होंगे। एनी एनी अ, टाइम, किसी भी वक्त आपको अगर मेरे किसी एडवाइस की जरूरत पड़ती है, तो आप मुझे कर सकते हैं मीटिंग में कॉल फॉर। और मुझे आज बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू शिखा, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मधुरिमा जी और बाकी सर सभी हम लोग शिक्षकों को को भी हम कि लोग को आपका धन्यवाद करना चाहिए। आपकी वजह से हमारे कितने बच्चे, हजारों बच्चे बहुत लाभान्वित हुए हैं। और मुझे लगता है कि जितना इनका जो लक्ष्य था वो भी और मजबूत हो गया हुआ कि नहीं, हमें आर्मी ज्वाइन करना है। और आपका सपोर्ट इन्हें हमेशा मिलता रहेगा। और आगे भी हम लोग इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे, और आगे भी हम लोग बहुत सारी मीटिंग्स करेंगे। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ओके, सर। थैंक यू सो नमस्कार। मच सर। नमस्ते जय सर। हिंद बच्चों, जय हिंद, जय हिंद। ओके ओके, जय हिंद, जय तो भाई हिंद। सर के लिए क्या सब लोग आपका धन्यवाद करें। सब लोग, बच्चों, सारे बच्चे हाँ, सब सब जगह लोग से थैंक यू क्लैपिंग बोलो। करेंगे एक साथ। सारे लोग सर के लिए क्लैपिंग करेंगे। सभी लोग बोलेंगे जैसा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच धन्यवाद। सर। ओके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। चलो मीटिंग